साल 2010 अमेरिका आईएसआईएस के चीफ अबू ओमार अल बगदादी को मार देता है। इसके बाद आईएसआईएस को नया सरगना मिलता है। ये सरगना इतना जालिम होता है कि सिर्फ वो अपना खौफ दिखाने के लिए हर साल इतने लोगों की जान लेने लगता था कि अब दुनिया उसे इंसानियत का ही दुश्मन मानने लगती है। साल 2013 में सबसे पहले उसने कायला मोइलर नाम की एक नर्स को सीरिया में किडनैप किया और इस दौरान पहले तो उसे सिर्फ इलाज के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन बाद में उस लड़के ने उस नर्स के साथ किया और फिर 2015 में उसकी जान ली। 2014 में आईएसआईएस एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जेम्स फॉले का सर तन से जुदा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालता है। 2015 में ही 130 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले पेरिस अटैक भी उसने ही करवाए थे। 2016 में बेल्जियम धमाके और फिर फ्रांस में होने वाले धमाके भी इसी ने करवाए थे। इसी सरगना का नाम था अबू बकर अल बगदादी, जिसे आम दुनिया बगदादी के नाम से जानती थी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसी अबू बकर अल बगदादी की जिंदगी के आखिरी 3 घंटे और अमेरिका की वो प्लानिंग जिसके जरिए ट्रंप और अमेरिका ने कैसे दुनिया से इस हैवान का खात्मा किया था। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इराक से मिली हुई कंट्री है सीरिया। यहां पर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के कुछ एजेंट्स मौजूद थे। अब जाहिर सी बात है कि CIA ने इन्हें यहां पर वैकेशन मनाने के लिए तो नहीं भेजा था। दरअसल ये लोग कुछ ढूंढ रहे थे। अपनी तलाश में इन एजेंट्स ने सीरिया के शहरों से लेकर गांव तक का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन हालात वही थे, यानी नील बटे सन्नाटा। ऐसा लग रहा था मानो इनका ये काम भूसे में सुई ढूंढने जैसा हो रहा है। और महीनों की नाकाम कोशिश के बाद अब धीरे धीरे इसकी उम्मीद टूटने लगी थी। लेकिन तभी अचानक से एक दिन इन एजेंट्स के पास सीरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का एक कॉल आता है कि उनके हाथ एक एथावी नाम का आदमी लगा है। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, लेकिन यहाँ तो इसके हाथ एक पूरी की पूरी नाव लग गई थी। अब ये एजेंट्स इस आदमी से पूछताछ करते हैं और वो इंसान इन एजेंट्स को सीरिया के एक शहर यानी इडलिब में मौजूद एक घर का एड्रेस देता है। अब इस शहर के साथ दिक्कत ये थी कि उस वक्त सीरिया में सिविल वॉर चल रहा था और इडलिब इस सिविल वॉर का एपिसेंटर था, यानी यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हथियारों से लैस एक्सट्रीमिस्ट ही थे। बहरहाल इन एजेंट्स के पास कोई और दूसरा ऑप्शन तो था नहीं। ऐसे में अपनी जान दांव पर लगाकर रेगिस्तान में बसे इस शहर में पहुंच जाते हैं। अब ये वो एड्रेस ढूंढते हैं जो उन्हें एथावी ने दिया था और थोड़ी मेहनत के बाद उन्हें वो घर मिल भी जाता है। अब वो इस घर से थोड़ी दूर होते हैं और अपनी दूरबीन से इस घर का मुआयना लेते हैं। इसके बाद फिर वो जब उस घर के अंदर देखते हैं तो उनका जो वो डर था वो अब हैरानी में बदलने लगता है, क्योंकि बड़ी बड़ी दीवारों के बीच बने इस किले नुमा घर में उन्हें एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी जुब्बा पहने हुए आते दिखता है, जिसके हाथ में एक बंदूक थी। अभी अपनी दूरबीन का जूम एडजस्ट करते हैं और उस आदमी पर अच्छे से फोकस करते हैं। अब पहले ही एजेंट्स उसे बड़ी ही ध्यान से देखते हैं और फिर अपने पास मौजूद फोटो को निकालते हैं और फिर उसे देखते हैं। इन एजेंट्स को यकीन नहीं हो रहा था कि इस घर में मौजूद ये दाढ़ी वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि दुनिया का इस वक्त मोस्ट वांटेड आतंकी बगदादी है। अब इतना पता चलते ही ये एजेंट्स फौरन वहां से निकल जाते हैं और अपनी ये सारी इंफॉर्मेशन एक कोड के जरिए CIA को भेजते हैं। इस कोड का मतलब होता है अबू बकर अल बगदादी हैज बीन फाउंडेड। 5 साल तक बेसब्री से इंतजार करने के बाद, पूरी जद्दोजहद के बाद जैसे ये खबर CIA की हेडक्वार्टर पहुंच जाती है, क्या ऑफिसर्स और क्या डायरेक्टर, हर कोई हरकत में आ जाता है। अब इस वक्त अमेरिका में प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप। अब CIA के चीफ ये खबर सीधा ट्रंप को सुनाते हैं। ट्रंप जैसे ही इस न्यूज को सुनते हैं तो वो फौरन एक हाई लेवल सिक्योरिटी वाली मीटिंग बुलाते हैं, क्योंकि ट्रंप और अमेरिका के इस बगदादी ने सर में दर्द कर रखा था। ओसामा बिन लादेन के बाद अमेरिका के लिए कोई इतना बड़ा खतरा बना था तो वो बगदादी ही था। अब इसी बगदादी की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में खून की नदियां बह रही थी और अब मौका था इसे खत्म करने का। खैर, ट्रंप की सिक्योरिटी मीटिंग में US आर्मी जनरल जेम्स NSA रॉबर्ट्स, डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर और CIA चीफ गेना हेस्पल जैसे सीनियर ऑफिसर्स मौजूद होते हैं।
अब जैसे ये मीटिंग शुरू होती है तो ट्रंप सीधा कहते हैं कि जेंटलमैन, इस मीटिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि बगदादी को कैसे मारा जाए। ट्रंप के इतना कहने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो जाती है और फिर मीटिंग में मौजूद ऑफिसर्स अपनी अपनी राय देते हैं। फिर आखिर में सबका मानना होता है कि साहब बगदादी को सिविल वॉर वाले इलाके में मारने के लिए एयर स्ट्राइक का ऑप्शन सबसे बेहतर, सेफ और कारगर साबित होगा। तभी इस मीटिंग में बैठे एक ऑफिसर कहते हैं कि 2015 की सीरियन एयर स्ट्राइक पे बगदादी सुरंग के रास्ते बचकर भाग गया था, इसलिए इस बार हमें जमीन से कमांडो अटैक करना चाहिए। अब लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये थी कि सिविल वॉर वाले इलाके में जहां पेट भरकर एक्सट्रीमिस्ट तगड़े तगड़े हथियार लेकर मौजूद हों, तो ऐसे इलाके में कमांडोज को भेजना शेर के मुंह में निहत्थे इंसान को भेजने जैसा था साहब। इसलिए जब इस मीटिंग रूम में एक सन्नाटा सा पसर गया और सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सब हिसाब लगा रहे थे कि क्या इससे बेहतर कोई ऑप्शन है या नहीं। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इस बगदादी की हर एक सांस इंसानियत के लिए खतरा है। अब चाहे हमें खतरे से भरी कमांडो रेड ही करनी पड़े, लेकिन मुझे बगदादी की मौत चाहिए। ट्रंप के इस एक डायलॉग के बाद मीटिंग में बैठे आर्मी जनरल जेम्स भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर प्लानिंग शुरू होती है अबू बकर अल बगदादी की मौत के उल्टे काउंटडाउन की। इस ऑपरेशन का नाम उसी नर्स के नाम पर रखा जाता है जिसे बगदादी ने किडनैप किया था, कायला मोइलर। ऑपरेशन कायला मोइलर साल 2019 में अब महीना आता है अक्टूबर का। ट्रंप से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद से ही यूएस की मिलिट्री कमांड एक्टिव हो गई थी और काफी सोचने के बाद और इस मिशन की मुश्किलों को देखते हुए इस मिशन के लिए यूएस आर्मी जिम्मेदारी देती है डेल्टा फोर्स को। डेल्टा फोर्स वो फोर्स है साहब जो यूएस के सबसे मुश्किल मिशन करती है, जैसे कभी दूसरे देश में घुसकर दुश्मनों को मारना हो या फिर जंग वाले इलाकों में अमेरिका के प्रेसिडेंट की हिफाजत करनी हो। मोटे मोटे तौर पर जब भी अमेरिका मुसीबत में पड़ता है तो ये डेल्टा फोर्स ही अमेरिका को मुसीबत से बाहर निकालता है। आप इन्हें असली एवेंजर्स भी कह सकते हैं। खैर, अब जब डेल्टा फोर्स को ये मिशन असाइन होता है तो उसे बगदादी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है जो CIA के पास थी। इसके बाद अब ये डेल्टा फोर्स अपने हिसाब से तैयारी शुरू करते हैं। जैसे ये सैटेलाइट से सारी डिटेल निकालते हैं और इलाके की और उस घर की जिस घर में बगदादी रहता है वहां पर मौजूद लोगों के पास कौन से हथियार हैं, इस घर में किस तरफ से घुसना है, अटैक के वक्त अगर बगदादी भागने की कोशिश करता है तो वो किधर से भागेगा और उस वक्त उसे कैसे पकड़ना है, इन सब की तैयारी में डेल्टा फोर्स को करीब एक हफ्ता लगता है और इसके बाद वो दुनिया के सबसे बड़े आतंकी को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तारीख आती है 27 अक्टूबर 2019 की। रात में करीब 12:20 पर इराक के अल असद एयरबेस से अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स में डेल्टा फोर्स के जवान उड़ान भरते हैं। अब भले से ये दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडोज थे, लेकिन इनके पास अभी एक डर था। अब आप कहेंगे कि यार इतनी तैयारी के बाद भी डर कैसा? असल में साहब दिक्कत ये थी कि वो इलाका था जहां पर बगदादी रहता था और उस इलाके को रशियन एयर डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्ट करता था। इसके साथ ही ये वो इलाका भी था जहां पर अल-कायदा के सबसे ज्यादा लड़ाके थे। इन दोनों को ही अमेरिका और उसके कमांडो बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। अगर उनको जरा भी भनक लगती तो वो इन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचते। लेकिन इन सब के बावजूद ये खुद को इस टेंस सिचुएशन में भी काम रखते हैं और अपना वॉर क्राई जोर से चिल्लाते हैं। इसके बाद पूरे हेलीकॉप्टर्स जोश के नारों से गूंज उठता है। अब 1 घंटे बाद यानी रात के तकरीबन 1:20 पर अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए सीरिया की टेरिटरी में घुस जाते हैं और अब ये बगदादी के कंपाउंड से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दूर थे। अभी ये कमांडो रशियन डिफेंस सिस्टम को मात देने की खुशी मना ही रहे थे कि नीचे से हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसने लगती हैं। जब पायलट नजर घुमाकर देखता है तो उसे दिखता है कि नीचे से आतंकी इनके ऊपर आरपीजी से फायरिंग कर रहे थे। इसके बाद से पायलट और कमांडो नीचे मौजूद इन आतंकियों पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और महज कुछ ही मिनटों में तमाम लड़के मिट्टी में मिल जाते हैं। अब इन कमांडो ने अपने रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलों को तो निपटा दिया था, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर अब ये हो गई थी कि जिसका डर अब इन कमांडो को होने लगा था। दरअसल दिक्कत ये थी कि कहीं बगदादी ने इन गोलियों की आवाज सुन तो नहीं ली और वो कहीं भाग तो नहीं गया, क्योंकि बगदादी सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देने में माहिर था। अब यार ये डर लाजमी भी था, क्योंकि आप इतना कुछ करके दूसरे देश में तीसरे देश के डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर घुसे हैं और आपको कुछ हाथ ना लगे तो बुरा तो लगेगा।
खैर, अब वक्त होता है 1:30 का। अब ये कमांडो बगदादी के घर पहुंच गए थे। इसके बाद एक एक करके सारे हेलीकॉप्टर्स बगदादी के घर के चारों तरफ उतर जाते हैं और करीब 80 कमांडोज इस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद अब बारी थी प्लान के एग्जीक्यूशन की। अच्छा, कमांडोज जानते थे कि फ्रंट या मेन गेट में कड़ा पहरा हो सकता है, इसलिए वो पीछे की एक दीवार को ब्लास्ट करते हैं और फिर इतने अंदर मौजूद आतंकियों को कुछ समझ में आता कि ये कमांडो घर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। अंदर घुसते ही ये कमांडो इन लोगों को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। अब इन्हें उम्मीद तो नहीं थी कि कोई भी सरेंडर करेगा, लेकिन इनकी उम्मीद से उलट अंदर से कुछ औरतें और बच्चे हाथ ऊपर करके बाहर आ रहे होते हैं। कमांडो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन इन बच्चों और औरतों की चेकिंग के बाद वो उन्हें इस घर से बाहर निकाल लेते हैं। अब इन कमांडो को लग ही रहा था कि साहब ये मिशन जितना मुश्किल लगा था उससे तो बहुत आसान है ये तो। बाकी सबने सरेंडर कर दिया है और अब बस बगदादी को पकड़ना है और यहाँ से निकलना है। अब ये कमांडो ये सोच ही रहे थे कि तभी बच्चों की आड़ में कुछ लोग बंदूक लेकर बाहर आते हैं और कमांडोज पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और फिर कमांडो भी बदले में फायरिंग करते हैं और छोटी सी एक फाइट के बाद ये कमांडो 5 आतंकियों को निपटा देते हैं। अब 2:30 के समय ये कमांडो घर के अंदर घुसते हैं और हर तरफ सिर्फ बगदादी को ढूंढने लगते हैं। पूरे घर को छान लेने के बाद भी इन कमांडोज के हाथ कुछ नहीं लग रहा था और अब डर ये भी लगने लगा था कि कहीं वही तो नहीं हो गया जिसका डर था। जी हाँ, कहीं बगदादी फिर से भाग तो नहीं गया। अपने इस डर की वजह से पहले तो ये कमांडो दुगनी रफ्तार से घर की छानबीन करते हैं और फिर इसके बाद वो अपने बेस्ट बडी यानी मिलिट्री डॉग कॉनन की हेल्प लेते हैं। ये डॉग पूरे घर में बगदादी को सूंघना शुरू करता है और फिर जल्द ही वो एक सुरंग के पास जाकर भौंकने लगता है। अब मिलिट्री वाले ये कमांडो समझ जाते हैं कि यहीं पर बगदादी मौजूद है। ऐसे में कमांडोज को लगता है कि अंदर पतली सुरंग में बगदादी कोई भी और कितने भी हथियारों और लड़कों के साथ हो सकता है। ऐसे में वो एक रोवर और डॉग कॉनन को इस सुरंग के अंदर भेजते हैं। इस सुरंग के अंदर बगदादी अपने 3 बच्चों के साथ होता है। अब ये सुरंग दूसरी तरफ से तो बंद थी। अब एक तरफ एंड और दूसरी तरफ कॉनन था जो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी के लिए मौत बनकर आया था। ऐसे में बगदादी ने अपने बच्चों के बारे तक में नहीं सोचा और अपने सीने पर लगाकर विस्फोटक का बटन दबा दिया, जिससे कि एक बड़ा धमाका होता है। इस एक धमाके की वजह से दुनिया को आतंक की आग में झोंकने वाला बगदादी अब राख बनकर मिट्टी के ढेर में समा गया था। इस धमाके में मिलिट्री डॉग कॉनन को भी थोड़ी चोटें आई थी और उसे हॉस्पिटल के लिए ये कमांडो ले गए। इसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर मलबा साफ किया और बगदादी की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए उसका डीएनए सैंपल भी ले लिया। इसके बाद वो टेस्ट करते हैं और आधे घंटे में ही ये कंफर्म हो जाता है कि वो बगदादी ही था। इसके बाद ये इंफॉर्मेशन कमांडो अमेरिका में सिचुएशन रूम में बैठे अपने ऑफिसर्स को देते हैं और वो ये न्यूज ट्रंप को देते हैं। ये कमांडो बगदादी के घर से तमाम डॉक्यूमेंट्स और पेन ड्राइव में हासिल करते हैं, जिसके अंदर आईएसआईएस के फ्यूचर प्लान भी मौजूद होते हैं। इसके बाद सुबह 9:20 पर ट्रंप दुनिया के सामने आते हैं और बताते हैं कि कैसे अमेरिका ने दुनिया में मौजूद इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन यानी अबू बकर अल बगदादी का खात्मा कर दिया है। अब एक चीज जरूर है कि बगदादी के मरने से आईएसआईएस खत्म बेशक ना हुआ हो, क्योंकि जिस तरह से अबू उमार अल बगदादी की मौत के बाद उसकी जगह अबू बकर अल बगदादी ने ली थी, वैसे ही उसकी जगह आईएसआईएस ने अपने नया लीडर अबू इब्राहिम कुरैशी को चुन लिया। लेकिन एक चीज और जरूर साफ है कि इस मौत के बाद से आईएसआईएस को एक बड़ा झटका लगा और वो कमजोर भी बहुत हो गया है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।